हेलो बेटा, चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमारी यूनिट नंबर थर्ड है। राइट, वो हमें आज पढ़ना है, यहाँ पर स्टार्ट करनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर थर्ड, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से हमें आज पढ़ना शुरू करना है। राइट, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इमेजिन करो कि दो व्यक्ति नहीं है और एक व्यक्ति सिंगल अपने आप से कांटेक्ट करना चाहता है, तो क्या वो अपने खुद के साथ कांटेक्ट कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए कितनी पार्टीज चाहिए होती है हमें? तो टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ रखा था। अब यहाँ पर देखो, टू पार्टीज जो आपको रिक्वायर्ड है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें कुछ और अदर एसेंशियल एलिमेंट्स भी दे रखे हैं जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। चलो, लेट बी अवेयर ऑफ देट। हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जिनके बिना कॉन्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है या नहीं है। मतलब वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो दोनों के बीच में होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को समझने की, वो कैपेसिटी उनके अंदर है या नहीं। तो कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब सेक्शन 11 में बताया गया है कि वो व्यक्ति जो मेजर है, माइंड है, और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, उन तीनों में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को समझने की। तो ये तीन पार्टीज हैं जिन्हों में, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है ना, ए और बी। अब इसको समझ लो कि इसकी एज 18 साल से कम है, तो 18 साल से कम वाले, और अकॉर्डिंग टू अगर वो केयर टेकर के साथ रह रहे तो 21 साल से कम वाले, है ना, केयर टेकर के साथ रह रहे तो वो लोग माइनर कहलाते हैं और आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो बात क्या क्या आ गई कि एक तो वो पर्सन जो कि मेजर है, साउंड माइंड है, और जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, केवल वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। अब एज ऑफ मेजोरिटी किसने फिक्स करी? तो यहाँ पर आपको रेफरेंस देकर आना है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो डिफाइन है। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज ऑफ मेजोरिटी यहाँ पर डिफाइन है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको लिखा है कि एवरी पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया शेल अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर एज। द एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 ईयर्स, अ पर्सन लेस देन एज इवन द अ डे वुड बी माइनर, मतलब हमें उससे माइनर ही मानना है। अब भाई ये तो समझ में आ गया कि अगर किसी की एज 18 साल से कम है तो वो अंडर सेक्शन 11 कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से बाहर है। अब मैडम आप ये भी बता दीजिए कि लॉ रिलेटेड टू माइनर और क्या क्या है, मतलब माइनर से रिलेटेड और क्या क्या लॉ है। सबसे पहली बात तो ये कि 18 साल से अगर आप कम हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी एज जो है वो 18 ईयर से कम है। दूसरा ये कि अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? वॉइड एग्रीमेंट। और वॉइड एग्रीमेंट किस में डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन है। वॉइड एग्रीमेंट किस में डिफाइन है? सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में डिफाइन है ना। अग्रीमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 2 सब क्लॉज ई वाली, और इसके साथ वॉइड वर्ड जुड़ गया, मतलब टुगेदरली वॉइड एग्रीमेंट वाली जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में आ जाएगी। केवल एग्रीमेंट की बात है तो 2 ई, और वॉइड एग्रीमेंट की बात है तो 2 जी। तो कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब मीनिंगलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो किसी माइनर, तो मान के चलना कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई फ्यूचर नहीं होगा। इसका बहुत बढ़िया लीडिंग केस दे रखा है मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का। मिस्टर डी इज अ माइनर मॉर्गेजेस इज हाउस फॉर ₹20,000 टू मनी लेंडर, बट द mortgagee money lender has paid him 8,000. Subsequently, minor had filed a suit for cancellation of contract, held that the contract is void as Mr. D is a minor and therefore he is not liable to pay anything to the lender. आपने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर डी एक माइनर है
उसने अपना हाउस मॉर्गेज पर रखा है मनी लेंडर के पास, है ना। बट द मॉर्गेजी मनी लेंडर हैज पेड हिम ₹8,000. Subsequently, the minor had filed a suit for cancellation of a contract. Held the contract is void. Mr. D is a minor, and therefore he is not liable to pay anything to the minor. अगर माइनर हमारे इंडिया में किसी बैंक से जाकर कोई लोन ले आता है, याद रखना, तो ये ट्रांजेक्शन वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में फॉल होगा और माइनर बैंक को एक भी रुपया चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। माइनर ने ऐसा रिप्रेजेंट करा कि वो मेजर है और सपोज किसी बैंक से लोन ले लेता है, तो माइनर को यहाँ पर बोला गया है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियल मीनिंगलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इसलिए वो एक भी रुपया चुकाने के लिए लायबल नहीं है। दूसरी बात है कि नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। देखो, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि काम पहले कर लो और अप्रूवल बाद में मिले, ठीक है। काम पहले कर लिया और हमने उसको बाद में अप्रूव करवा लिया। जैसे माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। आपने जब माइनर से लोन लिया था, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ए ने बी को बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, बी ने ए को पैसे दे दिए और ए यहाँ पर माइनर था। ए यहाँ पर क्या था? माइनर था। इसका मतलब कि जो यहाँ पर ए था उसको पता था कि मुझे पैसे से तो कुछ देना नहीं है, मैं तो माइनर हूँ, लॉ के अकॉर्डिंग मैं फ्री हूँ। लेकिन बी ने बोला कि भैया एक काम करो कि जब ए मेजर हो गया, मतलब जब 18 साल का हो गया, तो एक काम करते हैं कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो तो मान लिया कि वॉइड था, पर इस नए कॉन्ट्रैक्ट को हम रेटिफाइड करवा देते हैं, मतलब बाद में अप्रूवल दिखाकर करेक्ट करवा देते हैं। तो इसका रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ओरिजिनल एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, मतलब मीनिंगलेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है, तो बाद वाला भी मीनिंगलेस ही माना जाएगा, उसका रेटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लॉ पॉसिबल नहीं होगा। माइनर कैन बी बेनिफिशरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर बेनिफिशरी हो सकता है, मतलब देखो कितनी अच्छी बात बोली है लॉ ने माइनर के लिए, आप लोग खुश हो जाओ। माइनर के लिए इतनी प्यारी बात बोली है। देखो भैया, माइनर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। जैसे अगर आप लोगों के सीए के एग्जाम्स चल रहे हैं, उस बीच में मम्मी बोलती है कि भैया कुछ वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट से ले आओ, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं मम्मी, वो तो हम नहीं लाएंगे क्योंकि हमारी एग्जाम चल रही है। मतलब आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। लेकिन उसी फ्रूट का जूस बनाकर आपको दिया जाए तो आप पीने से मना करोगे क्या? नहीं। मतलब आप बेनिफिट सारे उठाओगे, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात होगी तो आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे। तो माइनर के बेनिफिशरी मतलब अगर माइनर के नाम पर कोई रेंट कर दिया जाए कि भाई सिर्फ माइनर को रेंट मिलेगा, या हम आपको कोई चेक लिख के दें और उस चेक का पैसा आपको बैंक से निकलवाना हो अपने लिए, तो आप वो निकलवा सकते हो, लेकिन आप किसी दूसरे के चेक नहीं लिख सकते हो। दो माइनर इज competent to a contract, nothing in the contract can act prevent the minor by making the other party bound to him. Thus a promissory note duly executed in favor of minor. माइनर के ऊपर जो चेक लिखा गया है वो वॉइड नहीं है ना। माइनर को मैंने बोला कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगी, तो माइनर मुझसे लीगली वसूल कर सकता है, लेकिन अगर माइनर मुझे चेक लिख कर दे तो वो चेक वैलिड नहीं माना जाएगा। एक और बात है कि माइनर कैन बिकम अ बेनिफिशियरी पार्टनर। हम लोगों ने जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था तो उसका सेक्शन 30 बोलता है कि माइनर को हम बेनिफिशियरी पार्टनर बना सकते हैं, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिट। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी माइनर की, तो माइनर बेनिफिट उठा सकता है, पर जिम्मेदारी उठाने के लिए माइनर को एकदम लॉ ने फ्री कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीडिंग द माइनॉरिटी। देखो, माइनर हमेशा ये कहते हुए बचेगा कि अंकल मैं तो छोटा बच्चा था, आपको लोन देने के पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या कि मैं तो माइनर हूँ, उल्टा वो उसको चिढ़ा देगा, ठीक है। तो माइनर प्लीड का मतलब होता है वकालत करना, है ना। तो वो हमेशा वकालत करेगा और हमेशा ये कहते हुए अपने आप को सेव करेगा कि मैं तो छोटा बच्चा था, मैं तो माइनर था, आपको ये चीज़ समझनी थी। तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी एंड इज स्टॉप्ड बाय टू डू सो इवन वेयर ही हैज टेकन एनी लोन और entered into a contract by falsely representing that he was a major, है ना। चाहे उसने अपने आप को गलत बताकर लोन लिया हो या कुछ भी लिया हो, तो वो ये बोल सकता है कि मैं तो उस समय माइनर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, आप सुनो, एक माइनर ने क्या बता के बैंक से लोन लिया था, जैसे कि वो मेजर, मतलब उसकी एज 18 साल से ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बोलता है कि जब आप किसी को गलत बताते हो,
जो आप नहीं हो। जैसे माइनर ने क्या बताया था कि वो मेजर है, जबकि वो मेजर नहीं था, वो माइनर ही था। तो जब आप गलत बताकर सामने वाली पार्टी को मिसगाइड करते हो और उससे लोन ले लेते हो, ठीक है, तो आप पर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल लगना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बोलता है कि अगर आपने वो बताया जो आप नहीं हो, तो लॉ आपको वही मान लेता है जैसा आपने बताया है। लेकिन याद रखना कि माइनर ने अपने आप को मेजर बताया था, पर लॉस पर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल चूंकि नहीं लगता, उसे उससे भी फ्री रखता है, इसलिए यहाँ पर उसे माइनर ही माना जाएगा। वो हमेशा माइनॉरिटी की प्लीडिंग करेगा और उस पर कभी भी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमेशा इस ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड, ऑन द प्लिया, प्लिया मतलब ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर बसता रहेगा। तो एक छोटा बच्चा। A minor has falsely induced himself as a major and contracted with Mr. X for a loan of 20,000. Mr. X asked for the repayment. A denied to pay. He pleaded that he was a minor, so cannot enter into a contract. A cannot be held liable for repayment of amount. However, he has not spent the same. He may asked to repay it, but the minor shall not be liable for any amount which he has already spent, even though he received the same by fraud. Thus, a minor can always pleading the minority and is not stopped from doing so, even where he had produced a loan or entered into some other contract by falsely representing that he was full age, when in reality he was a minor. समझ में आई आपको बात? भाई आप अपने आप को क्या बता रहे हो कि आप माइनर हो और आपने सामने वाले से लोन ले लिया, तो वो आपसे रिकवर नहीं कर सकता। ये हम पिछले कितने ही पॉइंट्स से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने पैसे खर्च नहीं किए तो वो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे पैसे वापस दे दे। अगर आपने खर्च नहीं किए तो आप अगर खर्च कर दोगे तो वो आपसे लीगली वसूल तो नहीं कर सकता है, क्योंकि आप हमेशा प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल आप पर नहीं लगेगा। तो आप ये वकालत कर सकते हो कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता अंकल, इसलिए वॉइड अग्रीमेंट है और मैं आपको लोन वापस चुकाने के लिए लीगली लायबल नहीं हूँ। लेकिन एक जगह माइनर को फंसा दिया है नेसेसिटीज ने। ध्यान से सुनना। एक छोटा बच्चा है हमारा टिंकू। इस टिंकू ने क्या करा, एक फुटबॉल का मैच खेला। ये ए टीम में था और एक थी बी टीम। अब ए टीम में इसने फुटबॉल का मैच खेला और ये इंजर्ड हो गया। उस समय इसकी टीम का डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। बी टीम के डॉक्टर ने इसका इलाज किया, ठीक है, और ये ठीक हो गया। अब टिंकू बोल रहा है कि भैया मैं तो कोई भी अमाउंट नहीं दूंगा क्योंकि मेरी टीम के डॉक्टर ने मेरा इलाज नहीं किया। लेकिन याद रखना, अगर कोई भी माइनर अगर नेसेसरीज सप्लाई करवाता है या नेसेसरीज का फ़ायदा लेता है, नेसेसरीज मतलब नेसेसरीज में आता है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, शेल्टर आता है बेटा, और आता है एजुकेशन सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज और हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज। इनमें से कुछ भी वो अवेल करता है 1 2 3 4 5 6। तो याद रखना माइनर को इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। यहाँ एकमात्र ये स्टार पॉइंट है जिसमें माइनर फंस जाएगा और लीगली बाउंड टू सपोर्ट, मतलब उसे वो पैसे चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी 2 असेंशियल कंडीशंस है। सेक्शन 68 याद रखना एमपी है कि नेसेसरीज अगर सप्लाई की जाती है माइनर को तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसके अकॉर्डिंग माइनर को वो पर्सनली लायबल है और उसको पे करना पड़ेगा। अगर वो पे नहीं करता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लिए लायबल होगी। लेकिन माइनर के स्टेट को लायबल बनाने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। पहला, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर गुड्स रीजनेबली नेसेसरी फॉर द स्टेशन ऑफ हिज लाइफ। द माइनर मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी सफिशिएंट सप्लाई। अगर मान लो माइनर को नेसेसरीज जो है उसी के लिए आपने सुविधाएं दी, लग्जरीज के लिए नहीं, सिर्फ नेसेसरीज के लिए आपने सप्लाई, तो ही आप माइनर से रिकवर कर पाओगे। नंबर 2, अगर ए टीम का डॉक्टर अवेलेबल रहता तो भी बी टीम का डॉक्टर उसको सर्विसेज देता, है ना, ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। उसे लगता है कि चलो ठीक है मैं भी देख लेता हूँ। तो भाई ए टीम का डॉक्टर था तो बी टीम ने क्यों देखा, तो यहाँ लॉ उस डॉक्टर को बोलेगा बी टीम के कि आप इससे अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी इसके पास सफिशिएंट सप्लाई था, फिर आपने से नेसेसरीज क्यों सप्लाई की।
नेसेसरीज मीन्स मैंने आपको बता दिया कि कॉस्टली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लग्जरीज नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन है, हाउ फॉर इन्फोर्सिएबल। माइनर के साथ एग्रीमेंट तो वॉइड हो गया। अब क्या हम उसके मम्मी पापा केयर टेकर से वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं? तो याद रखना कि मम्मी पापा से भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर आर नॉट वैलिड। फॉर इंस्टेंस द गार्डियन ऑफ अ माइनर हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर माइनर ने एग्रीमेंट किया तो वो तो वॉइड है, करेक्ट। लेकिन याद रखना कि अगर मान लो गार्डियन ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है माइनर के बिहाफ पर, वो उसके बेनिफिट के लिए, ठीक है, उसके फायदे के लिए। जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ पेपर पर हम साइन नहीं कर सकते तो हमारे पेरेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमारे फायदे के लिए होना चाहिए तो ही वो इन्फोर्सिएबल होगा। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट पर माइनर के बिहाफ पर पेरेंट्स भी साइन नहीं कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब वो सर्टिफाइड गार्डियन हो, मतलब अपॉइंटेड बाय कोर्ट हो। द सेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर सेल ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी may be enforced by either party to the contract. No specific performance is required. कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब माइनर से तो परफॉर्मेंस ही नहीं मांग सकते, तो स्पेसिफिक की तो बात छोड़ो। तो माइनर परफॉर्म करने के लिए लायबल, इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकती भैया माइनर की कभी भी, तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। जितना पैसा उसको हमने दिया है वो हमारा पैसा ही हम नहीं मांग सकते उससे, तो फिर इंसॉल्वेंसी की तो बात ही छोड़ो, लॉ ने पहले ही मना कर दिया। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है कि पार्टनर बन सकता है वो बेनिफिशियरी अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना, सेक्शन 30 में माइनर कैन बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स अंडर सेक्शन 30। माइनर कैन बी एन एजेंट, माइनर एजेंट हो सकता है, ये आपको पता है कि माइनर एजेंट हो सकता है। लेकिन याद रखना, आपने माइनर को एजेंट बना दिया तो प्रिंसिपल लायबल रहेगा, चूंकि आपने एजेंट एक ऐसे बच्चे को बनाया जो छोटा 18 ईयर से कम है, तो फिर प्रिंसिपल को लायबल रहना पड़ेगा। माइनर किसी भी काम के लिए लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। माइनर कैन, अच्छा, अब माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड एंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट हिमसेल्फ बीइंग लायबल। अगर माइनर एजेंट है तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक वगैरह ड्रॉ करेगा, डिलीवर करेगा, एंडोर्स भी करेगा, लेकिन उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। लाइबिलिटी तो हमेशा किसकी रहेगी उसके केस में? प्रिंसिपल। तो ऐसी दुविधा का काम करना ही क्यों, दुनिया में लोग खत्म हो गए क्या जो माइनर को बनाए, गलती से बना दिया तो याद रखना यहाँ पर माइनर लायबल नहीं रहेगा, प्रिंसिपल लायबल रहेगा। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, हमने पहले ही कर बता दिया कि माइनर पेरेंट और गार्डियन को लायबल नहीं बना सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एन इन्फेंट इज नॉट केपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट्स और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरीज, द पेरेंट विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट। In the absence of authority express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian. जब तक एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं हो, क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं हो, या हमने उसको अथॉरिटी दे रखी हो पर्टिकुलर माइनर को कि तो हमें लायबल बना सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो बात अलग है। अदरवाइज माइनर पेरेंट को लायबल नहीं बना सकता है, इवन फॉर नेसेसरीज, चाहे नेसेसरीज ही सप्लाई क्यों न की हो। समझ में आ रही बात? तो भी पेरेंट यहाँ पर लायबल नहीं बनेंगे। मतलब जैसे एक को हमने पढ़ाया, उसकी एज 18 साल से कम थी, मैंने उसे लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया और उसकी एज 18 साल से कम थी और मैंने उसे सप्लाई की नेसेसरी, तो मैं ए से मांग सकती हूँ पर ए के पेरेंट्स से नहीं मांग सकती हूँ। समझ में आ रही बात? तो एज पेरेंट्स विल नॉट बी टेक एनी लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, बट अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, ए के पेरेंट्स लिख कर दे दे कि मैडम आप इसको पढ़ा रहे हो तो इसकी फीस हम देंगे, तो फिर हम उसे लायबल बना सकते हैं। लेकिन जब गलत काम करने के लिए पेरेंट्स ने ही उसे गाइड किया कि बेटा तुम मैडम से पढ़ के आ जाओ, बाद में तुमको फीस चुकाने की बात रहेगी तो तुम मना कर देना, और हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग हो कि पेरेंट्स ऐसे भड़का रहे हैं, तो फिर हम पेरेंट्स को लायबल बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। तो देखो, दो पॉइंट में कंपेयर करना, कंफ्यूज मत हो जाना। ऊपर बोला था गार्डियन का जो पॉइंट आया था कि गार्डियन ने अगर माइनर के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट किया आगे रहकर, तो गार्डियन कितने इन्फोर्सिएबल है या लायबल है।
वहाँ बात ये थी कि माइनर के बिहाफ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट गार्डियन करते हैं तो वो लायबल रहेंगे, ठीक है, लेकिन तभी रहेंगे जब उन्होंने माइनर के बेनिफिट के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर उसमें माइनर का बेनिफिट नहीं है तो। उसमें भी एक एक्सेप्शन या स्टार पॉइंट था कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हो और आप गवर्नमेंट या कोर्ट से सर्टिफाइड पेरेंट्स या गार्डियन नहीं हो तो आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शनल केस है, भले ही वो माइनर के फायदे के लिए हो फिर भी आप परचेज नहीं कर सकते हो जब तक कि आप कोर्ट के सर्टिफाइड पेरेंट्स ना हो, ठीक है। तो याद रखना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं आप जब तक कि आप सर्टिफाइड पेरेंट्स नहीं हो। और यहाँ पर बोला है कि अगर माइनर को एक्ट कर ले और बाद में बोले कि पेरेंट्स को लायबल बनाना है तो पेरेंट्स तभी लायबल होंगे जब पेरेंट्स ने अपने बेटे या माइनर के एजेंट की तरह उससे काम करवाया और उसको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हो कि भाई तू ऐसा ऐसा कर ले, अब तू तो लायबल रहेगा नहीं और हमारी लाइबिलिटी बनेगी नहीं, और हमारे पास अगर इसके एविडेंसेस है तो हम उसके पेरेंट्स को लायबल बना सकते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स गार्डियन के किसी भी काम के लिए लीगली लायबल नहीं है। अगर जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है एक एक्स से और एक माइनर से तो ऑब्वियसली एडल्ट पर्सन लायबल होता है। श्योरिटी, अगर आप माइनर के श्योरिटी बन गए तो गए काम से आप ही को लायबल बनाया जाएगा क्योंकि वो तो अपनी हर जिम्मेदारी से फ्री होगा। माइनर एज अ शेयर होल्डर, क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? माइनर बीइंग इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, नहीं बन सकता है। इफ बाय मिस्टेक ही बिकम्स अ मेंबर, बाय मिस्टेक, मिस्टेक तो होती है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, तो कंपनी उसका नाम वहाँ से हटा देगी, ठीक है, रजिस्टर में से, ठीक है। बट अ माइनर मे एक्टिंग दो हिज लॉफुल गार्डियन बिकम द शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर। देखो माइनर कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन सकता है, गलती से वो माइनर शेयर होल्डर बन भी गया तो कंपनी को जैसे ही पता पड़ेगा स्ट्रक ऑफ कर देगी, उसका नाम हटा देगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसफर और ट्रांसमिशन से बना है, दो वर्ड पर ध्यान दो। ट्रांसफर का मतलब होता है एक्स ने अपने शेयर वाई को बेच दिए और वाई माइनर है, तो यहाँ पर वाई जो बेनिफिशियरी है भाई उसको पैसे चुकाने ना, यहाँ पे तो उसको ट्रांसफर मतलब एक्स ने वाई को से तो वो खरीद तो सकता है ना, समझ में आ रही बात, उसके नाम पर ट्रांसफर तो हो सकते हैं ना। और कौन से शेयर्स होंगे? फुल्ली पेड अप शेयर, केवल फुल्ली पेड अप शेयर में वो बेनिफिशियरी बन सकता है शेयर का, क्योंकि फुल्ली पेड अप शेयर वो होते हैं जिसमें ऑलरेडी सारे पैसे चुका दिए गए, अब कुछ पैसे चुकाने की जरूरत नहीं हो। ट्रांसमिशन मतलब जब किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो ट्रांसमिशन वर्ड यूज करते थे, एक्स की डेथ हो गई तो वाई भले ही माइनर हो वो शेयर का बेनिफिशियरी बन सकता है। अब आता है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। माइनर is liable in tort unless the tort is reality is breach of contract. Thus, where a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friend who jumped and killed the horse. Similarly, a minor was held liable for the failure to return certain instrument which he had hired and then passed to on a friend. टॉर्ट्स का मतलब होता है कि आपने सोशली कुछ रॉन्ग किया हो, सिविल रॉन्ग किया हो, क्राइम नहीं, कुछ सिविल रॉन्ग किया हो। जैसे आपने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि आपने एक हॉर्स लिया था, अपने फ्रेंड को दे दिया, आपका फ्रेंड उस पर चढ़ा और गलती से उसने उस हॉर्स को मार डाला, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि सोशली आपने रॉन्ग कंडक्ट किया है। तो सिविल रॉन्ग्स के लिए आप कोई भी चीज़ उधार लेते हो, किराए पर लेते हो और आप उस चीज़ को हायर कर देते हो बिना किसी की परमिशन के, किराए पे चढ़ा देते हो और फिर उसको कुछ नुकसान हो जाता है तो आपको लायबल माना जाएगा। ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। अब आता है पर्सन ऑफ साउंड माइंड, राइट। क्या साउंड माइंड है अगर आप, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 साउंड माइंड कैन बी केपेबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है, अगर आप अनओकेजनली अनसाउंड माइंड हो जाते हो और ऑकेजनली आप साउंड माइंड रहते हो, गजनी मूवी देखी थी उसमें वो 15 मिनट के लिए पागल हो जाता है, बाकी टाइम ठीक रहता है, तो जब वो ठीक था उस इंटरवल में अगर उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो माना जाएगा कि उसमें रेशनल जजमेंट मतलब तार्किक शक्ति है, मतलब वो तर्क वितर्क कर सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, तो उस समय उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये याद रखना
कि किसी भी पर्सन जब वो साउंड माइंड है ना, उसे ल्यूसिड इंटरवल बोला जाता है, ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर वो फीवर में है या उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है या उसने ड्रग्स ले रखा है, तो जब वो मेंटली कैपेबल था उस समय किया गया कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके पास एविडेंसेस है कि देखो सर उस समय तो ये एकदम ठीक था, तो सेक्शन 12 साउंड माइंड होने के कारण आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में परमिट कर देगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बाय डिसक्वालिफाइड पर्सन मतलब जिसको कॉन्ट्रैक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं माना है। इसमें कौन कौन आएंगे? ऐसे पर्सन आएंगे जिनका पॉलिटिकल स्टेटस या कॉरपोरेट स्टेटस या लीगल स्टेटस है वो इनकॉम्पिटेंसी शो कर रहा है, मतलब कहीं उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। फिर उसके बाद में फॉरेन सोवरिंग्स है ना, एम्बेसडर, आपको पता होगा कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग इंडिया के बाहर जाते हैं, जो आपने एयरलिफ्ट मूवी में देखा होगा कि एक इंडियन एम्बेसी बनी हुई होती है हर कंट्री में। अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे इंडियंस वहाँ पर जाकर शेल्टर लेते हैं, तो वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से बाहर कर रखा है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन पूरी इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि भैया हमने उसको बाहर तो भेजा है, पर हमारे लॉ ने उसको डिसक्वालीफाइड बाय एनी कॉन्ट्रैक्टिंग कर रखा है, पता पड़ा वो बाहर गया और इंडिया को ही बेच के आ गया, ठीक है। फॉरेन एनेमी, पाकिस्तान, भगवान की दया से अभी तो एक ही है, इन सबको डिसक्वालीफाइड पर्सन है। कॉरपोरेशन या कंपनी के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अरे मैडम कैसी बात कर रहे हो, हमने तो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना है। कर तो सकते हो बेटा, लेकिन सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 में जो कंपनी है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू से बाहर है, वो कंपनीज एक्ट 2013 में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। 1872 के रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी पर नहीं लगेंगे। कन्विक्टेड मतलब जिन्होंने अपराध किया हो, इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब जिनका दिवाला निकल गया हो, इन सबको कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी से डिसक्वालीफाइड पर्सन का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है टॉपिक, जिसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाला पॉइंट जो था वो मैंने अच्छे से समझा दिया। अब पॉइंट आता है फ्री कंसेंट का, चलो इसे डिस्कस करते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट जो है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 13 में दी है। दोनों पार्टी फ्री कंसेंट में तब कहलाएंगे व्हेन 2 or more parties are said to be free consented when are agreed for the same subject matter in the same sense। सेम सब्जेक्ट मैटर हो, सेम सेंस में हो, तो यहाँ पर उन्हें माना जाएगा कि हाँ भाई इनकी फ्री कंसेंट है। अगर उन दोनों का सेंस गड़बड़ा गया, जैसे मैंने बोला कि मैं हाउस नंबर 90 सेल कर रही हूँ और सामने वाले ने 19 सुन लिया, तो यहाँ फ्री कंसेंट एब्सेंट हो जाएगी। याद रखना मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है। और कब फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है? फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी अगर कोर्जन है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर फ्रॉड है, अगर मिस्टेक है, या फिर यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो 5 कलर्स है आपको याद रखना है कि इसमें फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 14 नहीं मानी जाएगी। अगर 15, 16, 17, 18 या 20, 21 और 22 को टच भी कर लिया। किसी को कोर्सन मतलब फिजिकल टॉर्चर करना, तो किसी को अगर आपने फिजिकल टॉर्चर करके और वो चीज़ अपने पास ली है तो फिर उसे फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मैं किसी सिर पे गन रख दूँ तो हिंदू मूवी के जितने भी एक्टर्स हैं उनको छोड़कर बाकी सब डर जाएंगे और बोलेंगे कहाँ साइन करना है, हम कर देते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आपने उसको मेंटली टॉर्चर करा है, फिजिकली नहीं। किसी के साथ चीटिंग या फ्रॉड किया है 17 का, या मिस रिप्रेजेंटेशन है 18 का, या गलती हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट एब्सेंट मानी जाएगी। और याद रखना इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जब भी फ्री कंसेंट एब्सेंट होती है तो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 वॉइडेबल हो जाएगा। इन्फोर्सेबल ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी बट नॉट इन्फोर्सेबल ऑन द पार्ट ऑफ अदर और अदर्स पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले क्या है? कोर्जन, सेक्शन 15 वाला कोर्जन हम पढ़कर आज का ये रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर ख़त्म करेंगे, क्योंकि कोर्जन जो है उसके बाद में अगला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।
कोर्जन मतलब होता है फिजिकल टॉर्चर। अब कोर्जन फिजिकल टॉर्चर मतलब सबसे पहली बात तो आपकी बॉडी डैमेज होनी चाहिए। फिजिकल टॉर्चर मतलब आपका नाखून भी टूटे तो कोर्जन में फॉल होगा। दूसरा, इस पर आईपीसी के सेक्शन लगते हैं, इंडियन पेनल कोड के। अगर आईपीसी नहीं लगता है तो वो कोर्जन नहीं है। तीसरा, ये थर्ड पार्टी कमिटेड भी हो सकता है, जैसे गन चलाते हमें नहीं आता है तो ऑब्वियसली हम किसी तीसरी पार्टी को इसमें इन्वॉल्व बॉडी डैमेज करने के लिए। तो ये सारी चीजें कोर्जन के अंदर आएगी। इवन सुसाइड को भी कोर्जन के अंदर कवर कर रखा है। और जब भी कोर्जन होगा मतलब सेक्शन 15 होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 19 में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो जाएगा। और फिर उसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा कि अगर सपोज कोर्जन के कारण कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो गया है तो याद रखना कि आपने जितना भी पैसा कोर्जन में डरा धमका के आपसे वसूला गया है वो रिटर्न हो जाएगा सेक्शन 72 में। तो ये दो इफेक्ट आपको एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं कि अगर कोर्जन है मतलब फ्री कंसेंट अंडर सेक्शन 13 एब्सेंट हो जाएगी। जब सेक्शन 13 की फ्री कंसेंट एब्सेंट हुई है, आपको फिजिकली टॉर्चर, पहले तो ये देखना कि आप कोर्जन के क्राइटेरिया में आ रहे हो कि नहीं। उसकी दो कंडीशन मैंने आपको बता दी, बॉडी डैमेज होनी चाहिए या फिर आईपीसी आपको लगना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अनलॉफुल डिटेन करते हो या थ्रेटनिंग टू डिटेन करते हो किसी प्रॉपर्टी या किसी पर्सन को, तो फिर वो जबरदस्ती डरा धमका के कब्जा करना, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस में सेक्शन 72 के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल माना जाएगा, मतलब फ्री कंसेंट एब्सेंट हो जाएगी। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इसी में कवर होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो सेक्शन 16 है वो आपको कहीं ना कहीं बताता है कि आप पर मानसिक दबाव बनाया गया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आप पर मानसिक तनाव बनाया गया और आपको मानसिक तनाव के कारण सामने वाले पार्टी के लिए यस करना पड़ा। तो जब मेंटली प्रेशराइज किया जाता है तो सेक्शन 16 लगता है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात ये है कि थर्ड पार्टी कमिटेड नहीं हो सकता है। आपका सामने वाले के विल को डोमिनेट करने की आपकी सिचुएशन होनी चाहिए, पार्टी डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए और आपकी डोमिनेटिंग सिचुएशन होनी चाहिए। इस तरह के डोमिनेटिंग सिचुएशन के आप दूसरों का अनफेयर एडवांटेज ले सको, ठीक है, तो ही अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बनेगा। जैसे एक पीएम सीएम को डोमिनेट कर सकता है क्योंकि उसकी पोस्ट अपेरेंटली मतलब स्पष्टतया मतलब क्लियरली ऐसी दिख रही है कि वो सीएम को डोमिनेट कर सकता है, उसकी विल को, उसकी इच्छा को। तो यहाँ पर याद रखना कि आपकी डोमिनेटिंग पोजीशन होनी चाहिए, पार्टी डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप मेंटली किसी को टॉर्चर कर पाओगे, ठीक है। तीसरा इसमें बोला है कि डोमिनेटिंग विल में अपीरेंट अथॉरिटी, मैंने आपको बताया कि क्लियरली आपकी अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए। और इनका ऐसा कहना है कि फिडिशरी रिलेशनशिप जो है उसमें भी डोमिनेटिंग सिचुएशन में आप आ जाते हो। फिडिशरी रिलेशनशिप मतलब जहाँ ट्रस्ट का रिलेशन हो, विश्वास का रिलेशन हो, जैसे जो कानून और वकील के बीच में होता है, क्लाइंट और वकील के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, फादर एंड सन के बीच में एक विश्वास का नाता होता है। तो वहाँ पर मेंटली टॉर्चर का केस लगना पॉसिबल होता है, ठीक है। लॉ ने आपको ये चीज़ें बता दी तो आपको लिख के आना है कि मेंटल टॉर्चर में रिलेशन होना चाहिए, डोमिनेटिंग पोजीशन में आप होना चाहिए, क्लियरली आप किसी की विल को डोमिनेट कर सको, आपको किसी को मेंटल डिस्ट्रेस देना है, बॉडीली डिस्ट्रेस नहीं। आप मतलब किसी को मेंटली डिस्ट्रेस कर रहे हो, और कब आप मेंटली डिस्ट्रेस कर सकते हो किसी व्यक्ति को, इसके इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पर कब वो चीज़ इजी हो जाएगी, जब वो पर्सन मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस या इलनेस या ओल्ड एज के कारण आप पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो वो उसको फिर मेंटल डिस्ट्रेस करना बहुत इजी हो जाता है। याद रखना कि अगर वो नॉर्मली साउंड माइंड नहीं है क्योंकि वो बीमार रह रहा है बहुत टाइम से, या उसकी एज ज़्यादा है, या आपको डिपेंड कर रहा है फाइनेंशियली या फिजिकली, तो मेंटल डिस्ट्रेस का केस लगना बहुत आसान हो जाएगा। अनकॉन्शनेबल बार्गेनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि देखो भाई, अगर आप कॉन्शियस नहीं हो, है ना, तो आप पर अनकॉन्शियस होने के कारण आप पर मेंटली प्रेशराइज किया जाएगा। व्हेन वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर is apparently unconscionable, unfair, it is presumed that law consent must have been obtained by undue influence. Unconscionable bargaining are witnessed mostly in money lending or transactions in gift.
मतलब आप उस पर दबाव बनाकर जबरदस्ती उसका घर कम में खरीद रहे हो, उससे अनकॉन्शनेबल बार्गेनिंग कर रहे हो, तो वो केस मेंटली टॉर्चर का यहाँ पर कहलाएगा। जैसे ऐसा होता है ना कि ए बिंग इन डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, द कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपेयर टू बी अनकॉन्शनेबल, इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। मतलब बी को ऐसा बोला जाएगा कि आप पे दबाव बना नया लोन के कागज आपसे साइन कराए गए थे, क्योंकि गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनसे ऐसा बार्गेन करा लिया जाता है जिसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है, तो वो चीज़ें भी मेंटल डिस्ट्रेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ जाएगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आने का एक सबसे बड़ा पॉइंट प्रूवन ये होगा कि आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि आप किसी से अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हो, अदरवाइज कोई भी मेंटल डिस्ट्रेस का केस नहीं बनेगा। मतलब ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेंटल डिस्ट्रेस आपके साथ हुआ है तो आपके साथ क्या गलत हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी के पास रहता है जिसके साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो याद रखना कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, द अदर पार्टी इज पोजिशन टू डोमिनेट हिज विल, है ना। वेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ही हैज टू प्रूव दैट द अदर पार्टी इज इन पोजिशन ऑफ डोमिनेट हिज विल, द अदर पार्टी एक्चुअली यूज हिज पोजिशन टू ऑब्टेन हिज कंसेंट, एंड उससे कुछ उसने अनफेयर या अनकॉन्शनेबल एडवांटेज लिया है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर से अगेन आपको 2 लिख के आने, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 19 ए बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फिर से वॉइडेबल हो जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण। ठीक है, वॉइडेबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना, वॉइडेबल पे स्टार लगा लेना आप लोग। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो पार्टी को एक एक्स्ट्रा रेमेडी मिलेगी कि वो सेट असाइड कर सकती है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब अवॉइड भी कर सकती है ना। और रिसीव बेनिफिट देयर हिंट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन इज द कोर्ट में सिम जस्ट, और अपना जो बेनिफिट उसका लोगों ने जो उठाया है वो उसको वापस ले सकती है ना। जो भी एडवांस दिया है वॉइडेबल में वो वापस आ जाएगा, और वो चाहे तो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, अवॉइड कर सकती है। देखो एक एग्जांपल पढ़ते हैं इसके लिए, फिर फ्रॉड अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ए अ मनी लेंडर एडवांसेस 1 लाख टू बी एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस टू बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर ₹2 लाख। दिया लोन 1 लाख का और उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस मेंटली टॉर्चर कर रही है कि तू एक काम कर 2 लाख के बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दे और 6% इंटरेस्ट भी। द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड ऑर्डरिंग बी टू रीपे 1 लाख विथ सच इंटरेस्ट एज में सिम जस्ट फिट। मतलब वो उसे बोलेगा कि भाई 2 लाख का बॉन्ड क्यों, भाई 1 लाख उधार दिए तो 1 लाख का बॉन्ड है, और ऑर्डर देगा कि भाई तुमने कितने उधार लिए थे वो दे दो, और उस पर जितना नॉर्मली या जस्टिफिकेशन के साथ इंटरेस्ट बनता है वो दे दो, लेकिन अनजस्टिस को कोर्ट सेट असाइड मतलब साइड में रख देगी और एक तरफा डिसीजन देगी कि इसमें आपको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट पर क्या कराया गया था, साइन कराया गया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा। इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे दोनों, चाहे कोर्जन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, इसको आप बिल्कुल ध्यान से प्रिपेयर करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रॉड। थैंक यू बेटा।